नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, ये है मीडिया एंड सोसाइटी। मीडिया में सोसाइटी का इम्पोर्टेंस है और सोसाइटी से मीडिया का क्या कनेक्शन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मास सोसाइटी थ्योरी जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी फैसेटेड पर्सपेक्टिव के ऊपर बनाई गई है। सोशल मूवमेंट्स में अप्लाई जो चीज़ें की गई थी, उसमें बेसिक आइडिया ये था कि लोग जो है बहुत ही ज़्यादा सोशली आइसोलेटेड थे और वल्नरेबल थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के लिए। तो इसीलिए जो है थियरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन ये जो है इस थियरी में जो है बहुत ज़्यादा फियर था फासिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट का 1930s और 1940s में। और ये जो है 1950s में ये थियरी जो है काफ़ी तरह से बन करके सामने आई। अगर हम आइडियोलॉजिकली बात करें तो मास सोसाइटी बड़े बड़े थिंकर्स के द्वारा इंडस्ट्री में और सोसाइटी में बहुत सारी जो कुरीतियाँ चल रही थीं, और जो है फैमिली और कम्युनिटी को जो बहुत सारी जो कुरीतियाँ थे इन्फ्लुएंस कर रही थी, उनके अगेंस्ट ही इस मास सोसाइटी के जो है यूज किया गया। और उसके बाद ही जो है इसका ज़्यादा ये चलन में आया ताकि लोगों को काफ़ी मदद मिले और लोग जो है जागरूक इंसान बने और सही और गलत का अ, अपने आप खुद ही जो है अंतर निकाल सकें। अगर हम बात करें एमिली डुर्कहेम की एनालिसिस के बारे में, तो मॉडर्न सोसाइटी और इंडिविजुअलिज्म का जो राइज़ हुआ उसके बीच में उन्होंने बात किया है। कॉम्प्लेक्सिटी जिस तरह से बढ़ता गया सोसाइटी के अंदर, उसी में सोसाइटी जो है इंटीग्रेशन बहुत ही प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। इसमें हम अगर एनिमी की बात करें और इगोइज़्म को, ये एनिमी और इगोइज़्म ये दोनों जो है बहुत ही बड़े, समझ लो एक तरह से जो है सोसाइटी के बहुत बड़े दुश्मन कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा जो है तोड़ने की कोशिश की, इंक्लूडिंग यहाँ तक कि सोसाइटल एटीट्यूड भी इसी की वजह से आया। ये डर्कहेम ने 1897 में कहा था। जो मास जिसको हम कहते हैं कि मास क्या है, मास एक तरह से कलेक्टिव बिहेवियर है, जो कि शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में ब्लमर ने 1951 में कहा था कि इसका आइडेंटिफिकेशन किया गया था। क्राउड्स के साथ पब्लिक, सोशल मूवमेंट्स और अलग बहुत सारे मासेस जो है उनके लार्ज साइज से, उनके अपने अपने खुद के एनोनिमस नेचर होते हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है और किस तरह इंटरेक्शन उनके बीच में होता है, उसके ऊपर जो है उनको अलग अलग जो है तरह से डिस्टिंग्विश किया जाता है। सी राइट मिल ने 1956 में रिकॉग्नाइज किया था ये जो डेंजर्स जो मैंने बताया था एनोमी और एगोइज़्म के। तो इसमें बताया था उन्होंने कि जो है पावर एलीट जो होती है उनसे काफ़ी डेंजर जो है सोसाइटी को हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा जो है, क्योंकि उनसे बहुत मुश्किल हो जाता है सोसाइटी को, लोगों को अपनी अपनी बातों को एक्चुअल रखने के लिए, तो इसलिए मासेस को बहुत ज़्यादा ये लोग इफ़ेक्ट करते हैं। और अगर जो है हम देखें तो जब नाज़ी जर्मनी का जो टाइम था और उसके अलावा कम्युनिस्ट रसिया में, उस टाइम पे जो है सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। विलियम कॉनहॉर्न ने जो है एक शिकागो स्कूल में जो है उन्होंने जो कि ट्रेनिंग प्राप्त किया था, उन्होंने शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने लिखा है कि पॉलिटिक्स, इन्होंने लिखा है मास द पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी 1959 में। उसमें भी जो है इन्होंने जो सोसाइटी के बीच में जो तरह तरह की पॉलिटिक्स होती है और जो लोग जो है एक दूसरे को जो है शैडो कर देते हैं और अपनी बातों को ही ऊपर लाने के लिए, तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर जो है प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था मास सोसाइटी इज़ ऑब्जेक्टिवली एटोमाइज्ड सोसाइटी। मास सोसाइटी एक जो है एटोमाइज्ड सोसाइटी है, और एक जो है एलिनेटेड पॉपुलेशन से बनाई गई है। मास सोसाइटी वहाँ है जहाँ पे एलिट्स और नॉन एलिट्स सोशल इंसुलेशन का जो है लैक करते हैं, और एलिट्स जो है एक्सेसिबल टू डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय नॉन एलिट्स जो है एलिट्स को डायरेक्टली जो है इंटरवीन कर सकें, वहाँ पे उसको जो है उन्होंने बोला कि ये जो है मास सोसाइटी जो है कहा जा सकता है।
अगर जो है हम हेल्दी जो है डेमोक्रेसी के अंदर बात करें, तो एलीट और नॉन एलीट दोनों जो है पार्शियली इंसुलेटेड होते हैं। इनके बीच में इंटरमीडिएट ग्रुप्स होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और इन्फ्लुएंस जो है, चैनल ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे बातचीत करने का और एक दूसरे को अपनी बात मनवाने का एक तरीका बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन मास सोसाइटी में जो है ये इंसुलेशन जो है नहीं पाया जाता है। मास मूवमेंट्स एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव्स को परसू करते हैं। मास मूवमेंट्स जो है, इसके बारे में कॉनहॉसर ने 1959 में बोला था कि मास मूवमेंट्स मोबिलाइज पीपल हु आर एलिनेटेड फ्रॉम द गोइंग सिस्टम। मास मूवमेंट्स जो है लोगों को अलग कर देते हैं, जो कि जो है किसी एक सिस्टम के अंदर जो है सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, उनको अलग करने का काम करते हैं। और उन लोगों को अलग करते हैं जो कि लेजिटिमेसी और इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर को जो है मदद करने का, या फिर उनको जो है उनके खिलाफ काम करने का और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरह के डेफिनेशंस जो है मास सोसाइटी के बारे में टाइम टाइम पर उस टाइम के जो थिंकर्स थे उन्होंने दिए हुए हैं। और उस टाइम पे बहुत सारे जो रिसर्च हुए थे, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ को ध्यान में रखा और उनको सबको जो है एक तरह से जो है समझ लो चरणबद्ध तरीके से उनको सबको एक जो है डॉक्यूमेंट किया गया कि उस टाइम पे लोगों के क्या क्या थिंकिंग थे। और उसके हिसाब से सारे रिसर्चर्स ने जितने भी मेजर क्लेम्स थे थ्योरी के, और उनको सबको जो है एक एविडेंस की तरह से बना करके और उसको पूरे को जो है उसको स्टडी किया, और उसके हिसाब से जो है सोसाइटी का नया प्रारूप सामने आया। अभी हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ मीडिया इफेक्ट्स प्रो सोशल एंड एंटी सोशल। एंटी सोशल और प्रो सोशल के ऊपर जो है इनके बीच में क्या है, मीडिया का इफेक्ट एंटी सोशल है या प्रो सोशल है। तो प्रो सोशल मीडिया, जब टेलीविज़न जो शुरू शुरू में शुरुआत हुई थी, तो नेटवर्क्स में बहुत सी कम जो है फैमिली फ्रेंडली जो है मतलब इतना ज़्यादा नहीं होते थे प्रो सोशल प्रोग्राम्स। 70s 80 में जब कंटेंट धीरे धीरे बढ़ता गया, तो उसमें पता चला कि चिल्ड्रंस के फेवरेट प्रोग्राम्स वगैरह काफ़ी फीचर होने शुरू हो गए थे। कमर्शियल्स जो है उसमें कार्टून्स वगैरह का काफ़ी यूज होना शुरू कर हुआ। और उसके बाद जो है धीरे धीरे प्रो सोशल टेलीविज़न जो है 1980s और मिड 1990s में धीरे धीरे जो है ये काफ़ी जो है डिक्लाइन की तरफ आ गया। इसका मतलब इसमें काफ़ी कमी आई। अभी हम बात करते हैं प्रो सोशल मीडिया यूथ को कैसे इफ़ेक्ट करती है। जो रिसर्चर्स चिल्ड्रन के जो है प्रो सोशल लर्निंग मीडिया के थ्रू जो है उसके ऊपर काम करते हैं, उनका एक एजम्पशन होता है कि कैरेक्टर्स जितने भी उन्होंने जो है जो कैरेक्टर्स उसमें लाए जाते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही कोऑपरेटिव तरह से बिहेव करते हैं, ताकि उनसे जो है बच्चों के अंदर एक अच्छा जो है मतलब सही लेसन जाए, और बच्चे उनकी अगर कॉपी भी करते हैं तो भी जो है वो अच्छा एक बाद में जो है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। तो बिहेवियर जो है जनरली कैरेक्टर्स का लिमिट होता है कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए। जो चाइल्ड जो है जिस तरह से सोचता है वो सोच जो है उसी तरह से होना चाहिए। पॉजिटिव उनका एटीट्यूड होना चाहिए, और जो है ऐसे एक्शन करे जो कि जो है बच्चे जो है एकदम समझ लो उसका जो है कॉपी कर सकें, नकल कर सकें। तो इस तरह से उसका बिहेवियर होना चाहिए। और प्रो सोशल कंटेंट्स जो है उनको बच्चों को स्किल्स बहुत तरह तरह के इमोशंस को, अपने मूड को कैसे मैनेज करना है, इन सब की जो है स्किल भी प्रोवाइड करने चाहिए। जितने स्क्रिप्ट होते हैं जो है वो जो है अनफेमिलियर सिचुएशंस हैं उनको जो है अच्छी तरह से जो है डील करना आना चाहिए। और बच्चों के इमोशंस वगैरह को जो है अच्छी तरह से जो है समझना चाहिए, उनका फैक्सियल एक्सप्रेशन, इमोशन क्या फीलिंग कर रहे हैं, और उनको जो है मीडिया में डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें जो उनको सुनने को मिलती है उसको किस तरह से इनकाउंटर करना, तो ये सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज देना चाहिए। और इसमें कल्टीवेशन थियरी एक आया था, उसमें ये मिला था कि हैवी टीवी व्यूअर्स जो है टेंड टू अडॉप्ट बिलीफ अबाउट द वर्ल्ड दैट आर कंसिस्टेंट विद टेलीविजन पोर्ट्रेयल ऑफ द वर्ल्ड। जो बहुत ज़्यादा टीवी के व्यूअर्स होते हैं वो धीरे धीरे अपने अंदर बिलीफ पैदा करना शुरू कर देते हैं कि जो टेलीविज़न के अंदर जो
जो भी जो है पोर्ट्रेयल्स किए जाते हैं जिन चीज़ों का, जिस तरह से जो है दिखाया जाता है, वो सोचते हैं कि ऐसा ही दुनिया चल रहा है। और दूसरे शब्दों में हम ये भी बोलें तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, क्राइम जो है या हॉस्पिटल्स वगैरह, तो वो समझते हैं कि ये दुनिया जो है एक बहुत ही स्कैरी जगह है, मतलब एक अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी जो है मीडिया को काम करने की ज़रूरत है। अभी हम बात करते हैं मीडिया इकोलॉजी फॉर ऑफ मार्शल मैकलुहान। मार्शल मैकलुहान की जो है मीडिया इकोलॉजी क्या है? द मीडियम इज़ द मैसेज। उनका ये कहना है कि जो मीडियम है वो मैसेज ही है। मैकलुहान जो है उन कहते हैं कि मीडियम जो है वो एक मैसेज है, मैसेज ही मीडियम है सोसाइटी के अंदर और मास मीडिया के लिए। हम जो है ये सोचते हैं कि वो मैसेज जो है किस तरह से लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। और इसमें जो है मीडिया इकोलॉजी के अगर चैलेंजेस की बात करें तो सोशल और कल्चरल चेंज जो कि समय-समय पे हमेशा होते रहते हैं, उनको अंडरस्टैंड किस तरह से किया जाए और एनवायरनमेंट में उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सारे जो है एनवायरनमेंट के इनविजिबल भी चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं, तो वो भी जो है हमें अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें ये नहीं पता है कि वाटर किसने डिस्कवर किया, लेकिन हम श्योर हैं कि जो है ये जो है मछली नहीं थी जिसने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, फिश ने पक्का डिस्कवर नहीं किया था, वाटर का डिस्कवर किसी और ने किया था। तो उन्होंने जो है मैक्लुहान की जो थ्योरी है वो ट्रेडिशनल जो वार्निंग्स होती हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से उसके बिल्कुल अलग है। और वो जो है ये सोचते हैं कि मीडियम ही जो है मैसेज का काम करता है। अभी बहुत सारे जो थ्रेट्स में हैं मीडिया के ऊपर, तो उनके भी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से भी जो है मीडिया में बहुत तेज़ी से चेंजेज आ गए हैं। तो उसके हिसाब से भी जो है हमें ज़रूरत है कि अपने आप को हम उसमें ढालें और टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल, उसको जो है एक टूल की तरह इस्तेमाल करें और एक अपना ऐसा वेपन का इस्तेमाल करें जो कि हमारे लिए सोसाइटी के को जो है अच्छा बनाने के लिए काम करे, ना कि उसके अगेंस्ट काम करे। तो उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री के हिसाब से मीडिया का एनालिसिस करें, तो मैक्लुहान ने जो ह्यूमन हिस्ट्री थी उसको जो है 4 पीरियड में डिवाइड किया था। एक जो है पहला जो है उन्होंने ट्राइबल एज बोला था, दूसरा लिटरेट एज, तीसरा प्रिंट एज और चौथा जो है इलेक्ट्रॉनिक एज। तो उनका ये कहना था कि जो क्रूशियल इन्वेंशंस थे जिन्होंने लाइफ को जो है चेंज किया था, तो वो सबसे बड़ा इन्वेंशन था जो है फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट का आविष्कार, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ। तो उन्होंने बोला था कि जो है इन सब चीज़ों से धीरे-धीरे पूरा संसार जो है एक दूसरे से ताने-बाने में एक उसमें में बुनता चला गया और उसके हिसाब से जो है मास मीडिया का कांसेप्ट धीरे-धीरे सामने आ गया। अगर हम ट्राइबल एज की बात करें, तो मैक्लुहान का ये कहना है कि ट्राइबल विलेज एक जो है एकॉस्टिक प्लेस था, जहाँ पे हियरिंग, टच, टेस्ट और स्मेल जो है ये डेवलप किए गए थे। और देखने की जो है क्षमता थी वो तो ख़ैर थी ही, तो उसके साथ धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को डेवलप किया था ट्राइबल्स ने। और उस टाइम पे जो है हियरिंग को जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता था, देखने से ज़्यादा। क्योंकि हमें जो है किसी चीज़ के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में चारों तरफ से जो है अगर अवेयर करना है तो वो हियरिंग ही है। अब देखने के लिए आप जो है आपका एक डायरेक्शन लिमिटेड होता है, आप किसी एक डायरेक्शन में ही देख सकते हैं। लेकिन जब आप जो है किसी चीज़ को स्मेल करते हैं या सुनते हैं, तो ये सब सेंसेस जो है आपको जो है आपके पीछे भी कोई चीज़ कुछ है तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो फिर इसलिए जो है इसमें ट्राइबल एज में जो है हियरिंग, स्मेलिंग इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा। उसके बाद जो सेकंड एज था वो द एज ऑफ लिटरेसी। उसमें जो है धीरे-धीरे लिटरेसी बढ़ी। उसमें जो है विज़िबल ऑब्जेक्ट धीरे-धीरे जो है सिंबॉलिक एनवायरनमेंट में आ गए। आई जो है फटाफट जो है एक बहुत ही अच्छा जो है एलिमेंट का काम करने लगा। और उसके बाद जो है हियरिंग धीरे-धीरे जो है कम होना चला, वैल्यू और क्वालिटी उसका कम होना चला गया।
तो इस तरह से जो है बोलते हैं कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो हमारा जो है लेफ्ट ब्रेन जो बताता है, वो जो है धीरे-धीरे जो है ये एज ऑफ लिटरेसी में जो है डेवलप होना शुरू हो गया। इसके बाद हम प्रिंट एज की अगर बात करें, तो प्रिंट एज में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स जो है विजुअल डिपेंडेंस जो है उसके ऊपर पॉसिबल हुआ शुरू, मतलब चीज़ों को प्रिंट करना शुरू कर दिया गया। और उसके साथ जो है गुटेनबर्ग गैलेक्सी जो मैक्लूहन का था कि उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा विजुअल एरा है। उन्होंने जो है मतलब एक मॉस कम्युनिटी, मॉस विलेज जो है ग्लोबल विलेज की कॉन्सेप्ट को सामने लाया, तो वो प्रिंट एज में वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई। उसके बाद अभी का जो इलेक्ट्रॉनिक एज है, ये ग्लोबल विलेज धीरे धीरे जो है राइज होना शुरू हो गया। उसके बाद मैकलुहान ने इंसिस्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ह्यूमन रेस को दोबारा से ट्राइबलाइज कर रहा है, और कम्युनिकेशन जो है प्री अल्फ़ाबेटिक ओरल ट्रेडिशन में जो है पहुंच गया है, जहाँ पे जो है टच बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। इवन जो है साइट व्यू करने से भी जो है बोलते हैं कि हम जो है फ्यूचर में जो है दोबारा बैक टू द फ्यूचर जो है हम चले गए हैं, और धीरे धीरे जो है ग्लोबल विलेज जो है ये एक जो है ग्लोबल थिएटर की तरफ टर्न होता चला जा रहा है। अभी हम बात करते हैं डिजिटल एज की। ग्लोबल विलेज का रीवायरिंग करने का जो काम कर रहा है डिजिटल एज है। इसमें उन्होंने कहा था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक जो है इन्वायरमेंट को जिसने काफ़ी चेंज किया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है धीरे धीरे बहुत तेज़ी से जो है पर्सनलाइज होता चला जा रहा है, और लोग बहुत बहुत तरह से जो है अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने फैटिस से जो है अपनी आइडियाज़, अपनी बिलीफ और अपनी वैल्यूज़ जो है लोगों के बीच में जो है परोसने का काम कर रहे हैं। अगर हम मास कॉन्शियसनेस की बात करें, तो उन्होंने बोला कि ट्राइबल वारफेयर की मेंटलिटी हमारे बीच में जो है फैलती चली जा रही है। अभी बात करते हैं हम स्टुअर्ट हॉल की कल्चरल स्टडीज़ की। कल्चरल स्टडी एक अप्रोच है कल्चर को स्टडी करने का, जो कि सोशल साइंसेस और जो है इंटरसेक्शंस उनके बीच में इसके ऊपर जो है इसके ऊपर ही ये आधारित है। और ये सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, स्पेशली जो है नॉन डिसिप्लिनरी स्टडी, कल्चरल स्टडी एक जो है डाइवर्स फील्ड और एकेडमिक ट्रेडिशन को जो है ये ड्रा करती है। इसके रूट्स स्टडी में जो है बहुत ही डाइवर्स हैं। हम लेकिन ये बोल सकते हैं कि कल्चरल स्टडी जो है एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, जो कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन और मास कल्चर के ऊपर फोकस करती है। 4 आइडिया हैं जो इसमें कल्चरल स्टडी में हैं। वो एक है हेजेमोनी, दूसरा है साइंस एंड सेमियोटिक्स, तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्कोर्स, और चौथा है मीनिंग एंड स्ट्रगल। अभी हम बात करते हैं वन बाय वन। तो हेजेमोनी की अगर बात करें, तो मेरियम वेस्टर ने 2002 में डिफाइन किया था हेजेमोनी का कि ये प्रीपोंडेरेंट इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी, ये जो है एक जो है प्रीपोंडेरेंट इन्फ्लुएंस है या फिर अथॉरिटी है। तो हालांकि ये डेफिनेशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीपोंडेरेंट या डोमिनेंट इन्फ्लुएंस जो है इसको बोल सकते हैं कि ये जो है सिंगल रूलिंग आइडियोलॉजी की तरह है ये। तो हेजेमोनी जो है रिकॉग्नाइज करता है कि बहुत सारे कल्चर्स हैं, और समय और सरकमस्टेंस के हिसाब से वो वैरी करते हैं, और हमें जो है जो हेजेमनी है वो हमें अलाउ करता है कि आइडियोलॉजी जो है एक एक्टिव की तरह से जो है काम कर रहा है, और ये जो है हमें ये देखने के लिए दरवाजे खोल रहा है कि कल्चर्स में कैसे किस तरह से जो है इवन इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भी कल्चर्स जो है कैसे अपना अपना पोजीशन और अपना इन्फ्लुएंस लाने के लिए सोसाइटी में एक दूसरे कल्चर के ऊपर जो है अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए कि हम अच्छा है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए काम कर रहा है। कल्चर जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हेजेमोनियस स्ट्रक्चर में कभी नहीं रहा है, और ये मल्टीफेस्टेड रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉपिंग विद पेक्युलियर कॉन्स्टलेशंस ऑफ सोशल एंड मटेरियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसमें बहुत सी तरह अलग अलग तरह के जो है सोशल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जो है इसने उसके अंदर शामिल किया है। और अगर हम बात करें हेजेमनी थ्योरी के बारे में, तो इसने जो है ये बोला है कि ये जो है बहुत जगह पे जो है अडॉप्ट हो रहा है, हेजेमनिक टाइप का ही कल्चर अडॉप्ट हो रहा है,
जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा भी हो सकता है और एक तरह से बुरा भी हो सकता है। दूसरा है साइंस एंड सेमियोटिक्स। कल्चर स्टडी में जो है साइंस और सेमियोटिक्स का बहुत ही ज़्यादा उनको समझने के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। सेमियोटिक्स जो है साइन वर्ड्स को इनको जो है समझने की एक जो है स्टडी है। और रोलैंड बार्थ ने जो है एक्सप्लेन किया है कि कल्चरल साइंस सिंबल और इमेज जो है ये डिनोटेटिव और कोनोटेटिव फंक्शंस का काम करते हैं। डिनोटिव फंक्शंस जो है वो होते हैं जो साइंस से डायरेक्ट मीनिंग निकाल लेते हैं, और कोनोटेटिव का मतलब जो उससे दूसरी कोई मीनिंग भी निकल आती है। तो ये डिनोटेटिव और कोनोटेटिव दोनों का काम करते हैं साइंस और सेमियोटिक्स। इसके अलावा है रिप्रेजेंटेशन और डिस्कोर्स। हॉल का जो है प्रिंसिपल कंसर्न था रिप्रेजेंटेशन। हॉल ने ये देखा कि रिप्रेजेंटेशन एक जो है एक्ट है जो कि रिकंस्ट्रक्शन को काम करता है, और ये रिफ्लेक्शन के अलावा ये जो है एक्चुअली रिफ्लेक्शन का काम नहीं, ये रिकंस्ट्रक्शन का ही काम करता है। हर एक जो भी इमेज होती है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी के अंदर जो क्रिएट की जाती है तो उसका कोई ना कोई एक कारण होता है, और उसके लिए कोई बहुत बड़ा पर्पज़ जो है होता है जिसको माइंड में रख के वो कारण जो है वो खोज करके बनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है मीनिंग एंड स्ट्रगल। तो जनरली जो है डोमिनेंट डेफिनेशन जो है ये होता है कि जब पावरफुल इंडिविजुअल्स या ग्रुप जो है किसी एसोसिएशन के साइन और मीनिंग को जो है ज़्यादा क्रेडिबिलिटी देते हैं, तो फिर इस तरह से जो है वो धीरे धीरे जो है वो एक अपनी तरह से एक इस्टेब्लिश होता चला जाता है समाज के अंदर। और इस तरह से जो रिपीटेड मीनिंग है वो धीरे धीरे हमारी मेमोरी में जो है एक तरह से जो है वो एकदम मेमोरी में वो एक रिजर्वोयर की तरह से इकट्ठा हो जाता है, एक जगह कहीं बैठ जाता है। तो उसके बाद हम उसके बारे में कहीं भी कुछ भी देखेंगे तो उसका व्यू पॉइंट तुरंत निकल के आ जाता है कि ये ऐसा कल्चर या ये चीज़ है या इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांटेडनेस। ये जो है साइंस सिंबल्स कल्चर्स को जो है जनरल आइडियोलॉजी में जो है कन्वर्ट करता है। अगर हम स्टुअर्ट हॉल की जो स्टडी थी उसकी थ्योरी पूरी समराइज करें तो उनकी जो कल्चरल स्टडीज थी कि वो क्रिटिकल लुक जो है कल्चर के ऊपर बहुत ही क्रिटिकली देखती है, एग्जामिन करती है। सेमियोटिक्स, कल्चरल स्टडीज और ये सारे जो है साइंस सिंबल्स, ये बहुत ही ज़्यादा जो है सोसाइटी के अंदर जो है उन्होंने उस टाइम पे देखा भी था कि बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा था, और इसकी वजह से ही काफ़ी जो है चेंजेस भी सोसाइटी में आए, और इनको जो है नज़रअंदाज सोसाइटी में नहीं किया जाता है। और उनके जो है कल्चरल स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि कल्चर एक कोई सिंगुलर नहीं है, बहुत सारे कल्चर्स हैं उसके अंदर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में स्पेशली अगर हम बात करें, और वो सारे अलग अलग जो है कल्चर्स उनकी अपनी अलग अलग हेजेमनी है और अलग अलग पावर है। कल्चर्स इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एलिट्स को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और ज़्यादा सोसाइटी में कंट्रोल लाने के लिए, और कल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए, अपने आप को हावी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया है। इसको एक हेजेमोनिक इफेक्ट के नाम से भी हम बोल सकते हैं। कल्चरल चेंज जो है बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि ये सारी जो स्टडीज़ हैं उनसे ये जो जो डायनेमिक्स कल्चर सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं उनको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और अगर वो जो है सही चेंजेज आ रहे हैं तो उनको हमें जो है उसके थ्रू जाना चाहिए, बट अगर चेंजेज में कहीं कोई गड़बड़ है तो हम इस स्टडी के माध्यम से उसके अंदर हमें बदलाव करने की भी ज़रूरत है। इस तरह से हम अपनी सोसाइटी को बचा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। गुड डे।